हेलो एवरीवन। सो हम लोग कवर कर चुके हैं स्टोरेज क्लासेस एंड डेटा टाइप्स दोनों, यानी कि मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूं जो बहुत ही सिंपल हैं, बट आपको जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू एकदम आपको गो थ्रू आप कर पाएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट से, एंड आपको एकदम क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एक्सटर्न इंट एस। हमने एक वेरिएबल एक्सटर्न टाइप का बनाया है। एक्सटर्न क्या थी? एक स्टोरेज क्लास है हमारे पास। क्यों यूज़ करते हैं हम इसका? अगर हमें किसी दूसरी सी फाइल से या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट की फाइल से हमें कोई वेरिएबल या फंक्शन का यूज़ करना होता है, इन दैट केस वी यूज़ दिस क्लास। तो हमने s को यहाँ पर एक्सटर्न दिया है, यानी कि s जो है किसी दूसरी फाइल में प्रेजेंट होगा और मैं उसको यहाँ पर ये जो भी फाइल इन्होंने लिखी होगी उस फाइल में एक्सेस करना चाहती हूँ। दूसरा इन्होंने इंट t दिया है, स्टैटिक इंट u दिया है, मेन फंक्शन है। उसके बाद लिखा है इन्होंने विच ऑफ s t एंड u आर अवेलेबल टू अ फंक्शन प्रेजेंट इन अनदर फाइल। क्वेश्चन समझ में आया? हमें ये बताना है कि s t u तीन यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इनमें से कौन से वेरिएबल्स हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे जो कि किसी दूसरी फाइल में अवेलेबल है। यानी कि मान लीजिए अगर ये एक हमारे पास फाइल है a.c के नाम से, और एक हमारे पास दूसरी फाइल है कोई जो कि इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखी है, लेट्स सपोज file.c। तो इस वाली फाइल में इन्होंने s t एंड u इन तीनों वेरिएबल्स का यूज़ किया है, बट हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं a.c में। तो वो पूछ रहा है कि s t एंड u में से किन वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर पाओगे जो कि सेकेंड file.c में अवेलेबल है। तो आप बताओ जल्दी से। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ओनली s एंड u, s t u एंड नन। ऑब्वियसली s, क्योंकि s के साथ हमने एक्सटर्न एक क्वालिफायर का यूज़ किया है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज़ किया है। दैट मीन्स कि ये जो s वेरिएबल है किसी दूसरी फाइल में अवेलेबल होगा, लेट्स सपोज सेकेंड file.c में, और हम इसका यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। जबकि जो इंट t है वो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल है इस प्रोग्राम के लिए, बट ये हमने कहीं नहीं मेंशन किया कि भैया इसको t की डेफिनेशन किसी दूसरी फाइल में मिलेगी। उसको अगर हमें मेंशन करना होता तो कैसे करते हैं? हम यहाँ पर एक्सटर्न क्वालिफायर का यूज़ करते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द वैल्यू स्टोर्ड इन CPU register can always be accessed faster than that stored in memory. Okay, and second है a register storage class variable will always be stored in CPU register। पहले इस वीडियो को पॉज कर दो और सोचो थोड़ा सा कि ये क्या कहना चाहता है। द वैल्यू स्टोर्ड इन CPU register, हमने पढ़ा था कि जब हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं या इनिशलाइज करते हैं, तो उसको मेमोरी कहाँ पर मिल सकती है, कहाँ पर जाके वो सेव हो सकता है? या तो रैम में सेव होता है या फिर दूसरा रजिस्टर में सेव होता है। रजिस्टर में कौन से वेरिएबल जाकर सेव होते हैं? जिनके आगे हमने रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ किया होता है, जैसे लेट्स सपोज रजिस्टर इंट सी। ये जाके कहाँ पर सेव होगा? रजिस्टर में सेव होगा। और अगर हमने केवल इंट ए लिखा है तो वो जाकर कहाँ पर सेव होगा? रैम में सेव होगा। या स्टैटिक इंट ए लिखा है या फिर ऑटो इंट ए लिखा है या फिर हमने एक्सटर्न इंट ए लिखा है तो वो जाकर कहाँ पर सेव होते थे? रैम में। तो ये कह रहा है द वैल्यू स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर कैन ऑलवेज बी एक्सेस फास्टर देन स्टोर्ड इन मेमोरी। करेक्ट है ये तो बिल्कुल, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ऑटो स्टोरेज क्लास होती है एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती है, इन दोनों में डिफरेंस ही यही होता है कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास में अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर कोई वेरिएबल स्टोर्ड है तो उसको फास्टर एक्सेस किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू अदर वेरिएबल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड है अ रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर। ये नहीं है करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। और ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि अगर, क्योंकि CPU रजिस्टर्स का जो साइज़ होता है वो कुछ KBs में होता है, ज़्यादा साइज़ नहीं होता है इसका। तो ये नहीं है कि आपने अपने जो प्रोग्राम में इंट A B C 3 या 10 वेरिएबल्स आपने इनिशलाइज किए हैं और सभी को रजिस्टर बना दिया भैया ताकि मैं जल्दी जल्दी उनको एक्सेस कर सकूँ, टाइम कम लगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रजिस्टर का साइज़ है वो बहुत लिमिटेड है। तो हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमें लगता है कि इस वेरिएबल का यूज़ बार बार होने वाला है, फ्रीक्वेंटली होने वाला है, जैसे कि काउंटर्स। जैसे कि आप अगर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने आई का लूप चलाया हुआ है तो उसका बार बार यूज़ होता है। तो उस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग स्टोर करते हैं रजिस्टर क्लास के थ्रू। तो इन्होंने जो कहा है रजिस्टर स्टोरेज क्लास विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन CPU रजिस्टर, ऐसा नहीं है। अगर ये रजिस्टर ऑलरेडी फुल्ड है, मान लो आपने एक वेरिएबल ऑलरेडी जो है इनिशलाइज किया हुआ है रजिस्टर क्लास के लिए, आप एक और कर रहे हो रजिस्टर ए और मेमोरी में स्पेस ही नहीं है, सॉरी रजिस्टर में
आपने मान लीजिए एक और यहाँ पर रजिस्टर इंट ए वेरिएबल और इनिशियलाइज किया 7 की नाम से, ठीक है। बट अब रजिस्टर में यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, तो वो रजिस्टर स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। वो रजिस्टर में उसको मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं होगी और ना ही कोई यहाँ पर वो एरर देगा कि भाई रजिस्टर में जो है स्पेस नहीं है तो डिफाइन अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास, ऐसा नहीं है। वो जाके रैम में ही सेव होगा फिर वो वाला प्रोग्राम। तो इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा जो है इनकरेक्ट है। अगर रजिस्टर में स्पेस नहीं है तो जो वेरिएबल है उसको स्पेस मिलेगा फिर रैम में, तो इसलिए ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन होल्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स स्टोरेज क्लास, और सेकंड है बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वेरिएबल्स एंजॉयज अ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो सेकंड तो गलत है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वेरिएबल्स एंजॉयज अ स्टैटिक स्टोरेज क्लास गलत है। हमने बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास होती है किसी वेरिएबल की वो कौन सी होती है, ऑटो। आपने अगर इंट सी लिखा है, यहाँ पर कोई भी स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं की है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या क्लास कंसीडर करेगा, ऑटो क्लास। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन होल्ड डिपेंड अपॉन इट्स स्टोरेज क्लास। अब आप यहाँ पर ये सोचो जो स्टोरेज क्लास है वो हमें क्या चीज़ें बताता, 4 चीज़ें हमें वो बताता था। एक तो उसकी इनिशियल वैल्यू, स्कोप, स्टोरेज एंड लाइफ। तो क्या किसी वेरिएबल की वो कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है। मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है इंट सी और इसकी वैल्यू 2, 4, 7, 6, 8, 7, 9, 8 ये डिक्लेयर की है अगर, तो क्या इसकी स्टोरेज क्लास पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। करेक्ट, इनकरेक्ट है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है इसके डेटा टाइप पर, उस वेरिएबल के डेटा टाइप पर। आपने, क्योंकि हमने हर डेटा टाइप की एक लिमिट पढ़ी थी, एक रेंज पढ़ी थी। अगर मान लीजिए कि आप जो है एक शॉर्ट इंट टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, शॉर्ट इंट सी इज इक्वल्स टू समथिंग, और वहाँ पर आपने वैल्यू दी है 65550, तो ये आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी, आउट ऑफ रेंज चली जाएगी, क्या ओवरफ्लो हो जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन होल्ड डिपेंड अपॉन इट्स स्टोरेज क्लास इज इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि इनकरेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पर, उस वेरिएबल के डेटा टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। पढ़ो, इससे पहले पॉज कर लो आराम से और फिर इसे पढ़ो कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर इन्होंने दिया है एक मेन फंक्शन जिसमें इन्होंने फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसको कॉल किया है fun के नाम से, और उस फन की डेफिनेशन दी है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन पर जाएगा, यहाँ पर उसको एक फंक्शन कॉलिंग मिलेंगी फन फंक्शन की, इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा, इसको यहाँ पर मिल जाती है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रोग्राम। इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और विंडो में। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, एक इंट एल, एक इसने इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया है जिसमें वैल्यू है 1 और इसका स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो, ठीक है। एक लिया है इसने कैर ए जिसमें वैल्यू है डी, इसकी जो स्टोरेज क्लास है दैट इज रजिस्टर, ठीक है। एक पी है इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू है 0 और स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। वो पूछ रहा है, अब प्रिंट करवा रहा है LAP, तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवाया है उसने। बट अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है, ये तो इंटीजर है, ठीक है, बट एक जो वैल्यू हमारे पास ए वो कैर टाइप की है, और उसके लिए इसने यहाँ पर जो ये स्पेसिफायर यूज़ किया है वो परसेंटाइल डी किया है। तो सोचिए क्या होगा, क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। देखो एल के रेफरेंस में तो हमारे पास 1 ही आएगा, पी के रेफरेंस में हमारे पास 0 आएगा। अब ए के रेफरेंस में सोचो क्या आएगा हमारे पास। देखो ऑप्शन में लाते हैं कौन कौन से हैं, या तो ए करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट हो सकता है और डी भी करेक्ट हो सकता है। तो सोचो डी अगर हम सोचें तो क्या डी आ सकता है, 1D 0 आउटपुट आ सकता है, आ सकता था अगर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी एंड देन परसेंटाइल डी यूज़ हुआ होता तो, ठीक है, उस केस में ये आ सकता था। बट यहाँ पर परसेंटाइल सी यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है क्या, परसेंटाइल डी, यानी कि इस कैरेक्टर की जो भी स्काई वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी, और डी के रेफरेंस की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 68। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1680, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने LD का यूज़ किया है। LD फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर लॉन्ग इंटीजर के लिए,
तो लॉन्ग इंटीजर भी हमारे पास सेम वैल्यू ही देगा 0, वो कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बस इन्होंने ऑक्यूपाइड स्पेस को बढ़ा दिया है और कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्होंने मेन फंक्शन है, इसमें एक स्टैटिक इंट y टाइप की वैल्यू है 1, मेन फंक्शन में एक z है जिसका टाइप है स्टैटिक, तो इन्होंने z की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं ये y एंड z की वैल्यू को, तो y की वैल्यू तो 1 ही प्रिंट होगी। अब बात आती है z की, तो हमने पढ़ा था जब स्टैटिक स्टोरेज क्लास का हम यूज़ करते हैं तो उस केस में इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 या गार्बेज वैल्यू, सोचो ज़रा, हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के केस में इनिशियल वैल्यू होती है 0, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा 1 0, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये स्टोरेज क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब हम ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से बनाए हैं, ये इंटरनेट पर ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बट इन कोर्सेज़ के थ्रू, जैसे हमने आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया है, इन कोर्सेज़ के थ्रू क्या फ़ायदा होता है कि आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिले हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर गेट में पूछे गए हैं या फिर डिफरेंट कंपनीज़ में पूछे गए हैं, वो आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक स्टैटिक इंट y, इसको भी हम 2 विंडो में ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक हमारे पास y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, स्टैटिक टाइप का, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी जाएगी 0, और एक और हमारे पास वेरिएबल है z जिसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं की गई है, स्टैटिक टाइप का है, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू कितनी जाएगी 0। आउटपुट में इन्होंने प्रिंट करवाया है y एंड z की वैल्यू, तो यानी हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 0 एंड 0। ठीक है, अभी मैं इसको बना देती हूँ कॉमेंट, क्योंकि मेरे पास नीचे और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज दिस। इसमें देखिए क्या है, हमारे पास कैर टाइप का एक वेरिएबल है ch जिसकी वैल्यू है 200। तो देखो सबसे पहले तो ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये सोचिए कैर, इसकी पीछे कुछ नहीं लगा है कोई भी क्वालिफायर, ना साइन ना अनसाइंड। अगर कुछ नहीं लिखा होता है उस केस में हमारे पास किस तरह का वेरिएबल हो गया, ये साइंड टाइप का वेरिएबल हो गया। साइंड की जो हमारे पास रेंज होती है वो कितनी होती है, -128 से लेके 127 तक होती है। तो हम वाला गोला बना लेते हैं जो हमने अभी तक बनाया हुआ था, 0 1 2 3 अप टू जाएगा 127 तक, और माइनस वाले में ये जाएगा -2 -3 अप टू -128 तक, कुछ यही था हमारे पास। ठीक है, गोला एक कैरेक्टर अगर वेरिएबल है तो हमारे पास। अब उसने कहा है कि कैर cs इज इक्वल्स टू 200। तो देखिए कि क्या यहाँ पर 200 लाई करता है, नहीं करता, यहाँ पर 200 नहीं है। तो सोचो मेमोरी में क्या सेव होगा, किसकी बाइनरी फॉर्म मेमोरी में जाके सेव होगी, एंड फिर उसके बाद हम उसका परसेंटाइल d यानी कि इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास ये वैल्यू अनसाइंड होती, तो अनसाइंड की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 255 तक होती है। तो उस केस में 200 लाई करता, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रिंट होता वो 200 ही प्रिंट हो जाता। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अनसाइंड है अगर ये हमारे पास, कंट्रोल S किया तो देखिए हमारे पास आउटपुट इस केस में आएगा 200। बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइंड की, तो सोचिए कि साइंड के केस में 200 के रेफरेंस में कौन सी वैल्यू आएगी, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो हमें पता है, हम जैसे अभी तक मान लो अगर हमें क्या है ch इज इक्वल्स टू 128 की वैल्यू निकालनी होती तो हम बता देते कि -128 आउटपुट आएगा। हमें क्या है ch 129 के लिए वैल्यू निकालनी होती तो हम बता देते -129 आएगा, क्योंकि पास की वैल्यू से इजीली कैलकुलेट हो जाती। बट अभी 200 की बात हो रही है, तो 200 तक की वैल्यू कैसे हम लोग निकालें, तो उसका मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, जिसके थ्रू आप, अगर आपके पास किसी भी टाइप का, किसी भी डेटा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, देखो हमारे पास है 200 और हमारे पास ये जो रेंज में वैल्यू है वो कितना है 127 तक है, यानी कि उसको अभी कितना आगे और चलना है, 127 से कितना आगे और बढ़ना है कि उसके पास 200 आ जाए इस रेंज में। 200 आ जाए इसका क्या मतलब है, देखो -128 के रेफरेंस में क्या है +128, -127 के रेफरेंस में यहाँ क्या होगा +129। ऐसे ही चल रहा है ना ये गोला, 128 129 130 131 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हमें 200 तक पहुंचना है। तो माइनस में जो वैल्यू रेफरेंस में होगी वो हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो 200 हमें निकालना है, 127 तक हम लोग चल चुके हैं, तो कितना बचा यहाँ पे, 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 73 और आगे बढ़ना है हमें, 73 स्टेप्स आगे और बढ़ना है 127 से। तो अब ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, अब देखो माइनस में जो वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3 टोटल कितनी है 128 है।
तो 128 में से अगर आप 73 माइनस कर देते हो तो कितना आएगा आपके पास, 5, 12 में 7 गया 5 और प्लस 1 और कर दो तो आपके पास आएगा 56 और ये वैल्यू होगी माइनस में। तो आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा -56। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, -56 हमारे पास आउटपुट में आया है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास कैर CH में यहाँ पर होता 220 होता तो कैसे निकालते, देखो ये हमारे पास गोला है 0 1 2 3 और ये कहाँ तक है 127 तक है। इसमें -1 -2 -3 ये है -128 -127 -126 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 220 की वैल्यू निकालनी है। 220 की वैल्यू निकालनी है मतलब देखो हमारे पास 127 तक तो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं। अब हमें आगे कितना और बढ़ना होगा कि हम 220 तक पहुंच जाएं। अब आप कहोगे कि ये तो माइनस में वैल्यूज़ हैं, 220 मैम कैसी क्या बातें कर रही हैं। तो भाई अगर तुमने वाली वैल्यू जो वाला लेक्चर था डेटा टाइप वाला वो सही से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले जाके डेटा टाइप पढ़ो, फिर जाके यहाँ पे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो -128 का मतलब है +128। अगर मैं इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हूँ, -127 का मतलब है 129 की मैप में क्या वैल्यू है -127, 130 के रेफरेंस में क्या है -126 एंड सो ऑन। तो हम कितना चल चुके हैं, 127 चल चुके हैं। 220 में से 127 चल चुके हैं, कितना बचा 3, 11 में से 2 गए 9, 93 हमें और अभी आगे बढ़ना है इससे। ठीक है, तो अब देखो 0 से लेके हमारे पास माइनस में कितनी वैल्यूज़ है -128, जिसमें से 93 माइनस कर दो कितना आएगा, 12 में से 9 गए 3 और +1 और कर दो 36। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा -36 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, -36। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको कमेंट बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। अब इसे पढ़ते हैं और देखो कि ये क्या चीज़ है, क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। एक मेन फंक्शन है, इसने क्या किया, एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, फिर एक लूप के अंदर गया है जिसमें x की वैल्यू गई है 30 और उसके बाद इसने x को प्रिंट करवाया है। ठीक है, और उसके बाद ये लूप यहाँ बंद हो गया है, ये ब्लॉक, ये पिंक वाला ब्लॉक बंद हो गया है। उसके बाद इसने x को फिर प्रिंट करवाया। तो आपको ये बताना है कि ये जो पहला वाला x है ये क्या हमें आउटपुट देगा और ये वाला x हमें क्या आउटपुट देगा। और ये जो क्वेश्चन है ये है स्टोरेज क्लासेस का ही है, जिसमें हम लोग एक पढ़ते हैं ना स्कोप एक टॉपिक पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी देखो स्टोरेज क्लास का यूज़ नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज़ हुआ है और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोप के बारे में। तो ऑटो स्टोरेज क्लास का जो स्कोप होता था किसी भी वेरिएबल के लिए वो क्या होता था, केवल ब्लॉक के लिए, केवल ब्लॉक तक उस वेरिएबल का स्कोप रहता था, उस वेरिएबल की लाइफ रहती थी। ठीक है, तो सोचो अब यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू 20 आई है, फिर उसके बाद हमने एक नया ब्लॉक स्टार्ट किया है। देखो एक ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने int x 20 दिया, बट ये वाला ब्लॉक अभी क्लोज नहीं हुआ है। इसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब इस वाले उसके बाद फिर एक नया ब्लॉक स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने ये 2 लाइंस लिखी हैं, जिसमें हमने x = 30 दिया है, प्रिंट x करवाया है। तो ये जो इनर वाला जो x है ना, ये हमें आउटपुट में देगा 30। ये हमें क्या देगा आउटपुट में 30, क्योंकि इस वेरिएबल x की जो स्कोप है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। इस ब्लॉक में अगर मैं x की वैल्यू कहीं भी प्रिंट करवाती हूँ तो मुझे 30 देगा। अब ये ब्लॉक खत्म होते ही क्या होगा, x = 30 खत्म हो जाएगा, मेमोरी से ख़त्म। अब ये पहुंचता है लाइन नंबर 25 पर, फिर से x प्रिंट करवा रहा है और ये किसका ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है जो हमने येलो जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो इस वाले x का जो स्कोप है वो इस पूरे ब्लॉक में रहेगा। तो अब x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ क्या बची है 20, तो हमारे पास अब आउटपुट में क्या आएगा 20 आएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल S किया हमने, आउटपुट में हमारे पास आया है 30 एंड 20। तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल था हमारे पास। इसको अब मैं बना देती हूँ कमेंट। नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन पे पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे आउटपुट में क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, अभी हमने ये नहीं पढ़े हैं, तो हम क्या करते हैं, i = i+1 कर देती हूँ मैं यहाँ पे, j = j+1 कर देती हूँ और k = k+1 कर देती हूँ। अब बताइए मुझे आउटपुट क्या आएगा।
तो जब आप पहुंचेंगे मेन फंक्शन पर तो कंपाइलर सबसे पहले फंक्शन कॉल मिली उसे फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑटो टाइप का वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू है 0, फिर रजिस्टर टाइप का वैल्यू है जे जिसकी वैल्यू है 0, और स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल है के जिसकी वैल्यू है 0। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लगाया है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। जे इक्वल्स टू जे प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। के इक्वल्स टू के प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद तीनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास 1 1 एंड 1, ठीक है। अब फिर से जाएगा मेन फंक्शन पे, एक बार फंक्शन कॉल फिर से की गई है, सेम फंक्शन को फिर से कॉल किया गया है, फिर जाएगा। अब देखो ये हमारे पास ऑटो और जो रजिस्टर हमारे पास स्टोरेज क्लासेस होती हैं, इनका जो स्कोप होता है वो कहाँ तक होता है, इनकी जो लाइफ होती है कहाँ तक होती है, केवल ब्लॉक तक, टिल एंड ऑफ द ब्लॉक तक। तो जैसे ही ये वाली फंक्शन कॉल ख़त्म हुई थी, हमारे पास ये आउटपुट आया था, तो आई और जे मेमोरी से जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, केवल के बचेगा, क्योंकि के हमारा स्टैटिक टाइप का है और हमने पढ़ा था स्टैटिक की जो लाइफ होती है टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम होती है। तो जब फिर से हमारी सेकंड फंक्शन कॉल लगी है, फिर से फंक्शन पे जाएगा, तो ऑटो इंट आई ये फिर से आई को इनिशलाइज करेगा 0 में, जे की वैल्यू फिर से 0 आएगी, बट के की वैल्यू अब फिर से इनिशलाइज नहीं होगी क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू 1 अपडेटेड है हमारे पास, और के स्टैटिक है तो ये फिर से इनिशलाइज नहीं करेगा वैल्यू, इसी वैल्यू को रिटेन करेगा जब तक ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो फिर से यहाँ पर प्रिंट करवाई है इसने तीनों की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी पहले आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हुआ, 1 हुआ, जे इक्वल्स टू जे प्लस 1, 1 हो गया, के इक्वल्स टू के प्लस 1, तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये तीनों की वैल्यू प्रिंट होके क्या आएगा, 1 1 2 आएगा। तो हमारे पास यही आउटपुट आना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखिए आउटपुट में हमारे पास आ गया 1 1 1 एंड 1 1 2। तो इसको बना देते हैं हम लोग कमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एस करते हैं। देखो अगर कभी भी प्रोग्राम समझ में नहीं आए कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहले उसको ड्राई रन करो। ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ करके, ये क्या है, ड्राई रन ही तो है। ओके, ये लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन। अब ये डेटा टाइप का क्वेश्चन है, ये ऊपर है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टैटिक अनसाइंड इंट ए। ओके, कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा इन्होंने यूज़ किया। ए की वैल्यू 23। उसके बाद रजिस्टर टाइप का एक वेरिएबल है सी जिसकी वैल्यू है आर। ऑटो टाइप का एक वेरिएबल है क्यू जिसकी वैल्यू है 345, और एक स्टैटिक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है पी जिसकी वैल्यू है 345। अब इसने प्रिंट करवाया है ए में वैल्यू अनसाइंड, तो ए हमारा अनसाइंड टाइप का ही था तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, 23 प्रिंट कर देगा। सी में परसेंटाइल सी, तो वो कैरेक्टर टाइप का ही था तो हमें आर प्रिंट करेगा। क्यू हमारा लॉन्ग अनसाइंड है बस यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग साइंड की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो ये विद इन रेंज आता है। आप चेक कर लेना एक बार जाकर कि जो लॉन्ग की जो रेंज होती है उसके अंदर 345 आता है, तो इसलिए ये क्या प्रिंट करेगा 345। उसके बाद पी में इसने लॉन्ग साइंड की वैल्यू प्रिंट करवाई है तो हमारे पास है 345L, तो ये क्या प्रिंट करेगा 345। और उसके बाद लॉन्ग ए इसने लिया है जिसमें वैल्यू है इसके पास 10, और उसके बाद प्रिंट करवाया है साइज ऑफ ए, तो लॉन्ग हमारे पास लेता है कितना बाइट, 4 बाइट्स लेता है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, देखो 23R 345 345, और यहाँ पर इसने चिपका के जो 4 की वैल्यू दी है वो दी है किसकी, इसकी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ डेटा टाइप के बारे में। जैसे कि हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे, हम लोग वाली स्लाइड ओपन कर लेते हैं। देखो कैर को हम लोग कैर लिखेंगे, अनसाइंड कैर को अनसाइंड कैर लिखते हैं। शॉर्ट एंड को हम लोग ज़रूरी नहीं है कि पूरा शॉर्ट एंड लिखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड देन आई, मतलब जो भी वेरिएबल होगा आपका ए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर अनसाइंड शॉर्ट एंड की बात कर रहे हैं तो इसको शॉर्टकट में अनसाइंड शॉर्ट भी लिखते हैं। हाथों हाथ लिखते जाना ये नोट्स में, ये मैंने कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर। एंड को एंड लिखेंगे, अनसाइंड एंड को अनसाइंड केवल लिख सकते हैं, अनसाइंड ए। लॉन्ग एंड को हम लोग केवल लॉन्ग ए लिख सकते हैं जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में लिखा था दिस वन। ठीक है, उसके बाद है
अनसाइंड लॉन्ग इंट को हम अनसाइंड लॉन्ग लिख सकते हैं, इंट आप हटा सकते हो। लॉन्ग लॉन्ग इंट को हम लॉन्ग लॉन्ग लिख सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लिख सकते हैं, यानी कि इंट यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है। इंट केवल जब आप स्पेसिफिकली केवल इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उस केस में आपको मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सिंपल जो है अनसाइंड या लॉन्ग अनसाइंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एब्रीविएशंस हैं। आप अगर शॉर्ट इंट लिख रहे हो तो वो भी सही है, शॉर्ट लिख रहे हो सिर्फ तो वो भी सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था, बट बहुत जगह जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा इस तरीके से लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल हमारे पास एज इट इज़ चलेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ और देखी थी, 345L, यहाँ पर कैपिटल L लिखा हुआ है, स्मॉल l भी हो सकता था। इसका क्या मीनिंग है? तो L हमें ये बता रहा है कि ये जो 345 नंबर है वो एक लॉन्ग टाइप का डेटा है। तो हम लोग इस तरीके से और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये अगर आप 345 अगर यहाँ पर लिखोगे वो तब भी वही सेम आउटपुट देगा, 345L लिखोगे वो तब भी वही आउटपुट देगा। बस ये एक डिक्लेरेशन का तरीका है कि भाई ये जो 345 है ना, ये लॉन्ग टाइप का डेटा है। ये चीज़ें आपको बहुत सारी जगह पर दिखेंगी। जैसे कैर के लिए हम कुछ यूज़ नहीं करते हैं, शॉर्ट इंट के लिए कुछ नहीं यूज़ करते हैं, अनसाइंड इंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू हमारे पास 5, तो उसके आगे अगर हम आपको u मिलता है, जैसे आपने लिया एक इंट इज a इज इक्वल्स टू 5u और ये अनसाइंड टाइप का डेटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 वैल्यू ये अनसाइंड टाइप की, आप 5 लिखो या 5u लिखो कोई फ़र्क नहीं आएगा उससे। बस ये एक तरीका है लिखने का भी कि कई बार लेकिन क्या होता है इसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसी तरीके से आपके पास अगर लॉन्ग है तो 5L आपको मिल सकता है, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल दोनों कैसे भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और अनसाइंड लॉन्ग इंट है तो अनसाइंड लॉन्ग इंट ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल UL। लॉन्ग लॉन्ग इंट है तो 5 लॉन्ग लॉन्ग ऐसे भी हो सकता है आपके पास, 5LL 5 लॉन्ग लॉन्ग इंट, और अनसाइंड है तो 5 अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट 5ULL। इस तरीके से भी आपके पास चीज़ें हो सकती हैं, लिखा हुआ आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट इससे प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कंपाइलर को एक एक्सप्लिसिटली फोर्सिबली बताया जाता है कि भाई ये जो वैल्यू है ना अनसाइंड है, इसको कुछ और मत मान लेना, बस, और कुछ इसका मतलब नहीं है। तो इसलिए इनको जो ये जो हम जो लास्ट में लगाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सफिक्स एंड सी, और ये जनरली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं इंटीजर वैल्यूज़ के साथ, जिसमें कि अनसाइंड, क्योंकि काफ़ी वैराइटीज़ हो गई ना इसमें इंटीजर में, तो इसलिए उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वैल्यूज़ को देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये इस तरह की वैल्यू है कि, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप केवल इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो सिंपल आप 0 1 2 अप टू 9 यूज़ करोगे। अगर आपके पास है वैल्यू ऑक्टल में, ऑक्टल वैल्यूज़ भी होती हैं, तो हर वैल्यू से पहले 0 लगेगा, 0 1 0 2 0 3 0 0, तो ये क्या है, ऑक्टल वैल्यूज़ हैं। ऑक्टल वैल्यूज़, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, ये सब आप डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन एक सब्जेक्ट होता है उसमें आप पढ़ते हैं इन डिटेल। तो ये बेसिकली क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जैसे कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 की फॉर्म में, ऐसे ही ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ आती हैं। ऐसे ही हमारे पास हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हर वैल्यू के आगे 0x लगेगा, 0x मान लो 2, 0x 5a, इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि ये इसका क्या मतलब है, 5a का क्या मतलब है, ये चीज़ें मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आपको आइडिया होगा इन रिप्रेजेंटेशंस का। बस कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कभी एग्जाम में या आपके प्लेसमेंट में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कि वैल्यू कुछ इस तरीके से दी है जिसकी स्टार्टिंग में 0x है, तो ये कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल ये बता रहा है आपको कि इट्स अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। ऑक्टल में हमेशा स्टार्टिंग में 0 होगा और हेक्साडेसिमल में 0x होगा। ओके, एक और टॉपिक मेरे पास यहाँ पर है अभी प्रिसीजन का। प्रिसीजन भी जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हो ना तब इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाती हूँ। फ्लोट y इज इक्वल्स टू 2.9। अब इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट एफ क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफायर परसेंटाइल f कॉमा y। तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, 2.9 है ना, नहीं, आउटपुट आया हमारे पास 2.9000। टोटल 6 डिजिट्स आई हैं ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट,
आफ्टर डेसिमल आपके पास टोटल 6 डिजिट्स आई हैं, तो ये कहलाता है हमारा प्रिसीजन। ये जो हमारा सी कंपाइलर है वो हमें डेसिमल के बाद 6 वैल्यूज़ तक एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है हमें, ये क्या कहलाता है, प्रिसीजन वैल्यू। तो अब जैसे फ्लोट ने हमें दिया 6 डिजिट तक ये वैल्यू, ऐसे ही अगर मेरे पास ये होता है डबल, तो जो डबल होता है वो भी हमें देता है 6 प्रिसीजन तक वैल्यू देता है। परसेंटाइल डी किया हमने, डबल के लिए हम लोग क्या यूज़ डबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर LF, कंट्रोल S किया, एग्जीक्यूट किया, तो फिर से हमारे पास 6 वैल्यूज़ तक प्रिसीजन वैल्यूज़ आई हैं ये टोटल। तो यानी कि फ्लोट और डबल बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें प्रिसीजन देता है वो 6 डिजिट्स तक देता है। अब मान लीजिए आप नहीं चाहते 6 डिजिट्स तक वैल्यू, आप सिर्फ केवल 2 डिजिट्स चाहते हो आफ्टर डेसिमल, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटाइल के बाद हम लोग अगर लगा देंगे 0.2, तो ये मुझे केवल 2 वैल्यूज़ देगा आफ्टर डेसिमल। देखो 2.90, इसने डेसिमल के बाद केवल मुझे अब 2 डिजिट्स तक वैल्यू दी हैं। मान लीजिए आप 5 चाहते हो, कंट्रोल S किया, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 5, तो ये उसने मुझे 5 वैल्यूज़ दी हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आपको ये भी इस तरह की वैल्यूज़ भी आपको प्रिसीजन वैल्यूज़ मिलती हैं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो, तो ये वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट क्या बताता है आपको, प्रिसीजन वैल्यू, कि आपको डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स तक अपना आउटपुट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल 5 तक होगा, आप मान लीजिए अगर 10 तक, मतलब 10 आप वैल्यूज़ चाहते हो आफ्टर डेसिमल, तो 0.10 लिखा है मैंने, और ये देखिए मुझे इसने टोटल 10 डिजिट्स दी हैं आफ्टर डेसिमल। कितनी भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 0.30 मैंने लगाया है, तो ये देखो इसने मुझे टोटल 30 डिजिट्स दी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है प्रिसीजन, जो हमारी फ्लोट में, डबल में एंड लॉन्ग डबल में यूज़ होती है। सेम विद जो हमने यहाँ पे तरीका बताया, सेम विद द डबल एंड लॉन्ग डबल एज वेल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर में हमने कुछ तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्रिसीजन हमने पढ़ाया है आपको, इसके अलावा जो डेटा टाइप्स हैं उनके शॉर्टकट्स किस तरीके से लिखे जा सकते हैं वो आपको बताया है, एंड इसके अलावा जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, हेक्साडेसिमल ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपको बताया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। सो स्टे ट्यून्ड।